सरगम हाथ में ढोल लिए गली गली घूम रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। आते जाते लोग सरगम को ढोल बजाते देख रहे थे। एक पतली दुबली कमजोर सी लड़की गले में इतना भारी ढोल का वजन और हाथों में पड़े छाले सरगम की गरीबी का दुख बयान कर रहे थे। चलते चलते सरगम थक गई। उसने अपना ढोल गले से उतारा और एक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गई। सरगम की आंखों में आंसू थे। रोते रोते वो पिछली कुछ बातें याद करने लगी। क्या हुआ माँ? बार बार दरवाजे पर जाकर क्यों खड़ी हो रही हो? सरगम, तेरे बापू अभी तक नहीं आए। 10 बजने को आ रहे हैं। बोला था ढोल बजाने मत जाओ। तबीयत पहले ही ठीक नहीं थी। डोली तो घर में सुबह सुबह आ गई होगी। हद से हद 10 बजे तक आ जाते हैं, अब तो 12 बजने को आए। माँ, तुम चिंता में अपनी तबीयत खराब कर लोगी। रुको, मैं बंसी काका को देख कर आती हूँ। वो भी तो कल शादी में बापू के साथ ही गए थे। भाभी, ओ जानकी भाभी। ये क्या हुआ? अरे, आपके हाथ पर प्लास्टर, ये सब क्या है जी? जानकी भाभी, बारिश ज्यादा हो रही थी। रास्ते में कीचड़ था। रिक्शा उलट गया और हम दोनों गिर गए। सरजू के सीधे हाथ में फ्रैक्चर हो गया। पता नहीं ये विपदा मेरे ऊपर ही आनी थी। शादियों का सीजन चल रहा है। बैठे बिठाए मेरे चोट आ गई। अब क्या होगा? बंसी भैया, आराम से इन्हें पलंग पर लिटा दो। बापू, आप काम के बारे में बाद में सोचना। पहले अपनी तबीयत तो देखो, कितनी चोट आई है। बैठे बिठाए सरगम के पिता सरजू के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया। अब वो कई दिनों तक ढोल नहीं बजा सकता था। बंसी काका, अगर मैं ढोल बजाऊं, क्योंकि बापू ने मुझे ढोल बजाना सिखा रखा है, तो क्या मुझे आपके ग्रुप में काम मिल जाएगा? आप एक बार अपने मालिक से कहकर देखो। मेरी बच्ची इस घर के लिए कितना सोच रही है। सरगम बिटिया, रहने दे, तू परेशान हो जाएगी। बिटिया, मैं एक बार तुझे मालिक से मिलवा देता हूँ। बाकी मैं कुछ कह नहीं सकता कि वो तुझे काम देंगे या नहीं। बापू, एक बार बात करने में क्या जाता है? मैं बात करके आती हूँ। सरगम बंसी के साथ उनके मालिक के पास जाती है, जो पूरा शादी बैंड चलाता था। मालिक बहुत ही खड़ूस स्वभाव का था और भी बहुत सारे बैंड वाले और ढोल वाले भी वहीं खड़े थे। तेरा दिमाग खराब हो गया बंसी? इसे देख तो सही। फूंक मारो तो उड़ जाएगी ये। इतना वजनदार भारी ढोल उठाकर क्या शादी के फंक्शन में बजा सकती है ये? अरे तू तो जानता है ढोल बजाना इतना आसान नहीं। गले में टांगते ही हवा टाइट हो जाती है। घंटों ढोल बजाना कोई आसान बात नहीं। चल जा बिटिया, घर जाकर चूल्हा चौका कर। तेरे बस का नहीं है ढोल बजाना। मैंने अपने ढोल ग्रुप की बदनामी थोड़े करनी है तुझे ग्रुप में शामिल करके। देख, मुझे माफ कर बिटिया। जब तेरा बापू ठीक हो जाए तब आ जाएगा। ठीक है, जा। पर मालिक, एक मौका देकर तो देखो। मैंने बापू से बहुत अच्छा ढोल बजाना सीखा हुआ है। मैं बचपन से घर पर ढोल का बहुत अभ्यास करती थी। अरे बंसी, इसे समझा। मेरे पास इतना टाइम नहीं है। शाम की बारात में भी जाना है। सबको ड्रेसअप होना है। तुझे भी तो चलना है। इसे घर छोड़कर आ और जल्दी से सारे ग्रुप में शामिल हो। बारात टाइम पर निकलेगी। सब ढोल वालों को टाइम पर पहुंचना है। चल बिटिया, तुझे घर छोड़ देता हूँ। सरगम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो एक लड़की थी, इसलिए उसे कोई भी काम नहीं दे रहा था। दिन पर दिन घर की हालत और खराब होती जा रही थी। घर में पैसे खत्म हो गए थे, पर कोई कितनी ही मदद करता। क्या हुआ माँ? तुम तो खिचड़ी के लिए दाल चावल लेने गई थी। सबने उधार देने से मना कर दिया। कोई भी नहीं दे रहा। कुछ समझ नहीं आ रहा बेटी, क्या करूं? तेरे बापू को अगर ये बात बताई तो उन्हें और चिंता हो जाएगी। माँ, चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ इंतजाम करके ही लौटूंगी। हे भगवान, सुबह से शाम हो गई। मैंने माँ से कहा था कि मैं कोई न कोई इंतजाम कर लूंगी, पर सब लोगों ने मुझे लड़की समझकर काम नहीं दिया। उन्हें लगता है मैं ढोल नहीं बजा पाऊंगी, पर ऐसा नहीं है। भगवान, मैं बजा पाऊंगी। मैंने बापू से बहुत अच्छा ढोल बजाना सीखा है। सरगम अभी सोच ही रही थी कि तभी मंदिर में एक जोड़ा शादी के लिए आता है। वो बहुत गरीब लग रहे थे। उनके साथ कोई भी ढोल या बैंड बाजा नहीं था। अरे मोहन भाई, कम से कम एक ढोल वाले को ही बुला लेते। कुछ तो रौनक लग जाती शादी में।
तू तो जानता ही है रघु, ढोल वालों से पूछा था पर पैसे बहुत मांग रहे थे। मेरी इतनी गुंजाइश नहीं थी कि मैं कोई ढोल वाला ग्रुप बुक कर सकता। अब क्या ही कर सकता हूँ। वो देख मोहन, वो सामने सीढ़ियों पर एक ढोल वाली बैठी है, मैं उससे पूछता हूँ, शायद कम पैसों में वो मान जाए। अच्छा जा, अब पूछ कर तो आ। सरगम वहाँ से जाने ही लगी थी कि लड़का उसे आवाज लगाता है। सुनो, आज मेरे दोस्त की शादी है, क्या तुम मेरे दोस्त की शादी में ढोल बजा दोगी? हम बहुत गरीब हैं, ज्यादा पैसे नहीं दे पाएंगे, तुम बता दो कितने पैसे लोगी? भैया जी, आपको जो ठीक लगे खुद दे देना, मैं तो वैसे भी घर ही जा रही थी। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं आपके दोस्त की शादी में ढोल बजाऊं। ठीक है बहन, तो फिर तुम ढोल बजाना शुरू करो और ऐसा ढोल बजाना कि मेरे दोस्त की शादी में रौनक लग जाए। मेरा दोस्त, उसकी होने वाली पत्नी, उसके परिवार वाले सब खुशी में झूम के नाचे। और फिर सरगम ढोल बजाना शुरू करती है। शादी में आए सब लोग उसके ढोल बजाने पर नाचना शुरू हो जाते हैं। मंदिर के पास सड़क पर खुशी का माहौल बन जाता है। सरगम अपने सारे दुख भूलकर बस खुशी से ढोल बजा रही थी। उसने ऐसा ढोल बजाया कि राह चलते लोग भी एक लड़की को इतना बढ़िया ढोल बजाते देखकर कुछ देर अपनी गाड़ी और स्कूटर रोककर खड़े हो गए और उसे ढोल बजाते देखने लगे। वहीं से एक बारात जा रही थी। शादी में बैंड बाजे और ढोल वाले सब सरगम को ढोल बजाते देख रहे थे। उनके मालिक की नजर जब सरगम पर पड़ी तो वो हैरान रह गया कि एक लड़की इतना सुंदर ढोल बजा रही है। ये तो बहुत हैरानी की बात है। सरगम को लड़के का दोस्त 200 रुपए पकड़ाता है। सरगम उन पैसों को लेकर घर आ जाती है। बैंड का मालिक अभी भी सरगम के बारे में ही सोच रहा था। वो अपने ढोल वालों से उस लड़की के बारे में पूछता है। मालिक, वो तो अपने सरजू की बेटी है। सरजू वो दूसरे शादी बैंड में जो ढोल बजाता है, आजकल उसके हाथ में फ्रैक्चर है। कुछ दिन पहले रिक्शा से गिर गया था, उसके बाद मेरा मिलना उससे हुआ नहीं। ये उसी की लड़की है। मेरे ख्याल से सरगम नाम है लड़की का। अच्छा, एक काम कर, सरगम को यहाँ बुला, मुझे उससे बात करनी है। ठीक है मालिक, मैं जाते हुए बोल दूंगा, वो कल आपसे मिलने आ जाएगी। वो ढोल वाला सरजू के घर जाता है और सारी बात बताता है। सरगम अपनी माँ के साथ बैंड वाले व्यक्ति से मिलने जाती है। सरगम बेटा, तुम बहुत अच्छा ढोल बजाती हो। अगर मैं तुम्हें अपने ढोल के ग्रुप में शामिल करूं तो कितने पैसे लोगी? उस व्यक्ति की बातें सुनकर सरगम के चेहरे पर खुशी आ जाती है। चलो एक काम करते हैं, महीने में जितने भी शादी ब्याह या और कोई फंक्शन हुआ करेंगे, उसके हिसाब से मैं तुम्हें रुपए दे दिया करूंगा। नहीं, मैं चिंता नहीं कर रही साहब। अभी तक सबने मुझे लड़की समझकर मना कर दिया था, पर आपने मुझे नौकरी देकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मालिक, बहुत जगह मेरी बच्ची गई, पर सबने इसकी कदकाठी देखकर यही कहा कि ये ढोल नहीं बजा सकती। ये तो हिम्मत हार चुकी थी। इसके बापू को अभी ठीक होने में 3-4 महीने लग जाएंगे। आपने हम पर बहुत एहसान किया, जो मेरी बच्ची को काम दे दिया। चिंता मत करो बहन, अब तुम्हें पैसों की कोई परेशानी नहीं होगी। मैं जानता हूं सरगम बहुत मेहनती है। अब जब ये मेहनत करेगी तो मेहनत का फल तो इसे मिलेगा ही। ठीक है बिटिया, कल एक शादी में ढोल बजाना है तो तुम समय पर आ जाना, ठीक है? सरगम को उसकी मेहनत का फल मिल जाता है। उसे शादी बैंड में ढोल बजाने का काम मिल जाता है। उसकी अच्छी पगार थी, अच्छे पैसे मिल जाते थे। अब घर में पैसों की कोई कमी भी नहीं थी। बाकी ढोल वाले भी सरगम के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करते थे। सरगम खूब मेहनत करती, शादी ब्याह में ढोल बजाती। कभी कभी कोई और फंक्शन होता तो वहाँ भी उसे ही ढोल के लिए बुलाया जाता, क्योंकि लोग उसके ढोल को बहुत पसंद करते थे। ये देखकर मालिक भी खुश था कि उसे भी तो एक मेहनती ढोल वाली मिली थी, जिसकी वजह से उसका काम और बढ़ गया था। सरजू भी अपनी बेटी की मेहनत देखकर बहुत खुश था। सरगम ने अपनी मेहनत से कमाल कर दिया। उसने बेटा और बेटी दोनों में फर्क की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। भयंकर गर्मी और तपती दोपहर में महेश कई दिनों से मजदूरी का काम कर रहा था। अचानक एक दिन, अरे भाइयों, देखो महेश चक्कर खाकर गिर गया है, इसे उठाओ और छांव में ले चलो। हम सबकी गलती है जो हमने इस सेठ का काम पकड़ लिया। कितनी बार तो कह चुके हैं कि दोपहर में जब गर्मी होती है थोड़ी देर काम रुकवा दें, पर यहाँ हमारी कोई सुनता कहाँ है। चलो भाई, फिर से काम पर लग जाते हैं,
वरना सेठ जी आ गए तो 2 बातें और सुना देंगे और पता चले कि हमारी पगार में से काट लेंगे। ये सब क्या हो रहा है? हैं? मैंने तुम्हें यहाँ काम करने के लिए रखा है या कि फालतू की बातें करने के लिए? और महेश, तू यहाँ लेटा क्यों हुआ है? काम नहीं करना क्या आज? या फिर आज के तेरे 100 रुपए काट लूं? सेठ जी, महेश को काम करते हुए चक्कर आ गए थे, इसलिए हमने उसे छांव में लिटा दिया। तुम मजदूरों के सहारे अगर मैं ऐसे काम करने लगा फिर तो मुझे 2 साल एक घर बनाने में लग जाएंगे। महेश, अगर दोबारा ये गर्मी से बेहोश होने का नाटक किया तो मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। हाँ। महेश और बाकी मजदूर चुपचाप फिर से काम पर लग गए। अब वो लोग बीच में काम छोड़कर जाते तो सेठ उनके पैसे मार लेता, इसलिए सभी मजदूर उसके खिलाफ कुछ नहीं कह सकते थे। महेश काम करके शाम को सेठ से कुछ उधार पैसे लेने जाता है। अरे अंधे, तू पिछले 10 मिनट से पंखा बंद करके झाड़ू लगा रहा है? हैं? हो गई झाड़ू? अब जल्दी से पंखा चला और सामने कूलर का बटन भी खोलता जा और मेरे लिए बढ़िया सी ठंडाई बर्फ डालकर बना ला। चल जा। जी मालिक, अभी बनाकर लाता हूँ। काम चोर कहीं के, फिजूल की तनख्वाह खाने की आदत पड़ गई है, हैं? और एक काम नहीं करते, बताओ। हाँ महेश, क्या काम है? तू बोल। मालिक, कुछ पैसे उधार चाहिए थे। मेरे घर का पंखा खराब हो गया है और बिना पंखे के रात को बीवी बच्चों को बहुत गर्मी लगती है। अगर आप कुछ पैसे उधार दे देते तो मैं घर के लिए एक नया पंखा खरीद लेता। तेरा दिमाग खराब हो गया है? मेरे पास इतना फालतू का पैसा नहीं है जो मैं तुम सारे मजदूरों पर उड़ाता रहूं। मुझे भी अपना घर चलाना भाई। और तुम लोगों को क्या गर्मी लगेगी? तुम तो वैसे भी खुली हवा में सोने वाले हो। आजकल इतना अच्छा मौसम है, बाहर आंगन में चारपाई डालकर सुला दिया करो बीवी बच्चों को। मैं पैसे उधार नहीं दूंगा। तेरा क्या भरोसा, कल तू बीमार होकर घर पर बैठ जाए तो मेरे तो पैसे चले जाएंगे ना। और हाँ, बहुत दिनों से देख रहा हूँ तू काम बहुत धीरे कर रहा है। कल सुबह जल्दी आ जाना। महेश उदास होकर घर आ जाता है। क्या हुआ जमुना, ये पिंकी लेटी क्यों हुई है? और सोनू कहाँ है? पिंकी को उल्टियां हो रही हैं। सोनू बराबर वाले मेडिकल से दवाई लेने गया है। सारी रात गर्मी से बच्चे सो नहीं पाते हैं, इसी वजह से तबीयत खराब हो गई है बच्चों की। तुमने पंखे के बारे में बात की? ये तो थी, पर सेठ जी ने साफ मना कर दिया। ज्यादा जोर डालूंगा तो कहीं नौकरी से ही ना निकाल दे। ये लो माँ दवाई। माँ, बहुत गर्मी लग रही है और जी भी घबरा रहा है, थोड़ी सी हवा कर दो। पिंकी बिटिया, आ मेरी गोदी में आजा, मैं तुझे हवा करता हूँ। पता नहीं हम गरीबों के साथ ऐसा क्यों होता है। ये अमीर लोग हमारी परेशानी को क्यों नहीं समझते हैं। थोड़ी सी मदद कर भी देंगे तो उनका क्या चला जाएगा। और फिर उधारी तो मांगे हैं, तुम तो काम करके पैसे चुका देते। एक बार कल फिर कोशिश करता हूँ, शायद सेठ जी का दिल पिघल जाए। महेश एक बहुत ही गरीब मजदूर था। छोटे से कमरे का किराया, रोजाना की रोटी सब्जी। भला 200 रुपए रोजाना कमाने वाला एक गरीब महेश नया पंखा कहाँ से खरीदता। महेश ने सोचा कि वो दोबारा एक बार कोशिश करके देखेगा। महेश और सारे मजदूर काम में लगे हुए थे। बहुत देर से सेठ का कहीं पता नहीं था। क्या बात है महेश, आज तो सेठ जी कहीं नजर नहीं आ रहे, तभी माहौल में शांति है। सही कह रहा भैया, नहीं तो अब तक 10 बार आकर हमें टोक चुके होते। हो सकता है गोदाम में बैठे होंगे और पंखे और कूलर की ठंडी हवा खा रहे होंगे। क्या करूं, क्या सेठ जी से दोबारा पंखे के लिए पैसे मांगू? एक बार बात करके देखता हूँ। अब तो शाम होने वाली है, सेठ जी यहाँ तो आए नहीं है। मैं खुद ही गोदाम पर चला जाता हूँ। महेश गोदाम पर पहुंचता है तो उसे वहां पर सेठ जी दिखाई नहीं देते। तभी उसे सेठ जी के कराहने की आवाज आती है। अरे, ये आवाज तो बेसमेंट से आ रही है। यहाँ तो बहुत अंधेरा है। अरे सेठ जी, ये सब कैसे हुआ? आप यहाँ बेसमेंट में? महेश किसी तरह सीढ़ियों से सेठ जी को ऊपर लेकर आता है और सारे मजदूरों को बुला लेता है। तुम लोग यहीं सेठ जी के पास रुको, मैं किसी डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। महेश, सेठ जी ने हम सबके साथ इतना बुरा सलूक किया है, अब हम क्यों डॉक्टर को बुलाकर लाए भाई? हैं? हमें क्या पड़ी है, हम भी घर चलते हैं, बोल देंगे कि हमें पता ही नहीं चला। किशोर, ये तुम कैसी घटिया बातें कर रहे हो? तुम्हें पता भी है इस वक्त सेठ जी की हालत कितनी खराब हो रही है? अगर तुम में से कोई नहीं यहाँ रुकेगा तो मत रुके, मैं सेठ जी को डॉक्टर के पास खुद ही ले जाता हूँ। हमें माफ कर दो महेश,
हमसे गलती हो गई, तुम डॉक्टर को बुला लो, तब तक हम सेठ जी का ध्यान रखेंगे। महेश डॉक्टर को बुला लाता है। तब तक सेठानी भी खबर सुनकर वहां पहुंच जाती है। सेठ जी बीपी के मरीज हैं। गर्मी की वजह से इन्हें घबराहट हो गई थी। अगर कुछ देर और ये बेसमेंट में रहते तो इनकी जान भी जा सकती थी। महेश, तुमने आज सेठ जी की जान बचाकर हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। तुम ठीक कह रही हो कल्याणी, मैंने हमेशा इन सब मजदूरों के साथ इतना गलत किया। मैं इनकी परेशानी को कभी समझ नहीं पाया। महेश, मैं तो नाम का अमीर हूं, पर तुम तो दिल से अमीर हो, ये मुझे आज पता चल गया। मुझे माफ कर दो। उस दिन से सेठ ने अपना व्यवहार बदल लिया। उसने महेश के साथ साथ सभी मजदूरों को एक एक पंखा उपहार में दिया। अब दोपहर के वक्त महेश और सभी मजदूर कुछ देर आराम भी कर लिया करते। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।